मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 27 की लड़ाई का चुनावी शंखनाद कर दिया है? यूपी विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी 1 साल का वक्त है और आज का मौका मेरठ मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने का था, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जिस तरह बरसे वो बताता है कि बीजेपी ने चुनावी अंगड़ाई ले ली है। 27 का एजेंडा सेट हो गया है, जिसके लिए सियासी जमीन तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री ने यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल और अखिलेश पर एक के बाद एक कई सियासी वार किए। सपा राज की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने दंगे, खराब सड़कों और खराब कानून व्यवस्था का जिक्र किया। मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा। प्रधानमंत्री ने मेरठ की जनता को 10 साल पुराने सपा राज की याद दिलाई, तो कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने एआई समिट में कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने वालों को लेकर उसे भी खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब मोदी फुल एक्शन में है। उनके इस एक्शन में 27 की झलक साफ झलकती है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी ने इसके लिए पश्चिमी यूपी को ही क्यों चुना? दरअसल भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तहत आक्रामक मोड में आ गई है। 27 के चुनावी रण में पहले बीजेपी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन को आधार बनाकर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश में है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से दूर हुए जाट मतदाताओं को दोबारा साधने की कोशिश भी इस रैली का प्रमुख मकसद माना जा रहा है। बीजेपी मेट्रो और नमो भारत परियोजना को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि के रूप में रेखांकित कर रही है। अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। पश्चिमी यूपी के जरिए बीजेपी यूपी की पॉलिटिक्स में अपने बिगड़े क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश कर रही है। अब तक बीजेपी ने सीएम योगी के जरिए पूर्वांचल और भूपेंद्र चौधरी को संगठन की कमान देकर पश्चिमी यूपी के साथ बैलेंस बनाए रखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी भी गोरखपुर से हैं। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में आता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज क्षेत्र से हैं। इस तरह से यूपी में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूर्वांचल के इलाके से है। मतलब सत्ता और संगठन दोनों पूर्वांचल के नेताओं के पास है।
ऐसे में यूपी के सामने पश्चिमी यूपी को साधने की चुनौती खड़ी हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश साधने की जरूरत क्यों है, अब ये भी समझ लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26 जिले आते हैं। यहाँ से लोकसभा की 26, विधानसभा की 136 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी और सियासी उभार में पश्चिमी यूपी का अहम रोल था। 2022 में बीजेपी ने विधानसभा की 92 सीटें जीती थी। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 24 और 19 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में झटका लगा था। पार्टी केवल 13 सीटों पर विजय पताका लहरा पाई थी। तो क्या यही वजह है बीजेपी ने अभी से पश्चिमी यूपी में मोर्चा खोल दिया है? बीजेपी इन अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति के जरिए अपनी छाप छोड़कर जनता को अपने साथ जोड़ना चाहती है। अब देखना है कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब होती है, क्योंकि अगर 2022 और 2024 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए ये पूरा इलाका बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। वैसे सियासत के इस खेल में बाकी खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। सियासी तीर विपक्ष की तरफ से भी लगातार चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रणनीति के हिसाब से 27 के लिए मोर्चाबंदी कर रही है। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण और शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा सरकार की तरफ से? ये जो एक्सरसाइज हो रही है अभी हाल फिलहाल जो आपको देखने को मिल रही है कि अचानक कुछ लोग निकल पड़े हैं सम्मान देने के लिए। जिस समय शिखा को पकड़ करके अपमानित किया जा रहा था उस समय ये लोग कहां थे? ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीढ़ी बढ़ेगा। इस सियासी घेराबंदी में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। एक जवाब राहुल गांधी की बात का दे पाए? आप पार्लियामेंट छोड़कर चले गए। आप में हिम्मत नहीं है। ओपन बहस करिए ना, सब सेंसर हटा दीजिए, ओपन बहस करिए। चैलेंज है, राहुल गांधी को सुन लीजिए और आपको सुन लीजिए, देश जान जाएगा। देश के अंदर राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी जो इन लोगों का मुकाबला कर सकता है। 27 के सियासी अखाड़े में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। आज उनके लखनऊ आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। कुल मिलाकर 27 से पहले सभी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बाजी कौन मारेगा, ये देखने वाली बात होगी।